हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 कपड़े हमारे आसपास। पिछले वीडियोस में हमने बात कर ली थी कपड़ा उत्पादन की, हमने बात की थी वीविंग की, निटिंग की, ब्रेडिंग की, लेसिंग की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सटाइल फिनिशिंग की, जिसे हम कहते हैं वस्त्र परिष्करण या वस्त्र परिसज्जा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, करघे से तैयार होने के पश्चात अगर आप वस्त्र को देखोगे तो आप नहीं जान पाओगे कि ये वही वस्त्र है जो आप बाजार में देखते हैं। कहने का आशय ये है कि जब कपड़ा करघे से या मशीनों से तैयार होकर बाहर आता है और जो कपड़ा हम मार्केट में देखते हैं जब हम उसे खरीदने जाते हैं, तो उन दोनों में दिन रात का अंतर होता है, उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये वही कपड़ा है जो करघे से निकला है या कोई और कपड़ा है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है वस्त्र परिष्करण या टेक्सटाइल फिनिशिंग। बाजार में उपलब्ध सभी कपड़ों का एक या अधिक बार परिष्करण किया जाता है। देखिए, मार्केट में हम जितने भी कपड़े देखते हैं उनकी कम से कम एक बार फिनिशिंग, एक बार परिसज्जा या एक बार जिसे हम कहें परिष्करण ज़रूर किया जाता है, और कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक बार परिष्करण किया जाता है। और सफ़ेद कपड़ों को छोड़कर किसी न किसी रूप में उनमें रंग मिलाया जाता है। यानी केवल सफ़ेद कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर कलरिंग, डाइंग नहीं की जाती, उनके अलावा सभी कपड़ों को कोई ना कोई रंग दिया जाता है किसी ना किसी रूप में। देखिए, किसी ना किसी रूप में हमारा यहाँ आशय क्या है कि कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको फाइबर की स्टेज पे यानी कि रेशे की स्टेज पर ही उनको रंग दिया जाता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है वाई यानी कि यान जिसे हम कहते हैं सूत, उसे सूत की स्टेज पे रंगा जाता है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो इन दोनों प्रोसीजर के बाद, जो कि हमारा अंतिम प्रोसीजर है फैब्रिक जब कपड़ा बनता है उसके बाद उसे रंगा जाता है। परिष्करण वह विधि है जिससे कपड़े का रूप, रंग, इसकी बुनावट अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए उसका प्रयोग बदल सकता है। यानी कि अगर हमसे परिष्करण की परिभाषा पूछी जाए तो हम ये परिभाषा देंगे, परिष्करण यानी फिनिशिंग से हम कपड़े का रूप, रंग यानी कि उसकी जो अपीयरेंस है वो बदल देते हैं, उसकी जो बुनावट है उसको भी परिवर्तित कर लेते हैं। इतना ही नहीं, हम उसका जो प्रयोग है उसको भी बदल देते हैं। अब देखिए, कपड़े के प्रयोग को हम परिष्करण से कैसे बदल देते हैं। देखिए, कई बार कपड़ों पर ऐसी परिसज्जा की जाती है जिससे वो कपड़ा सामान्य ना होकर वाटर प्रूफ हो जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे रेन कोट, अम्ब्रेलाज, ये जो कपड़े होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं। किस कारण से? क्योंकि इन पर ऐसी फिनिशिंग की जाती है जिससे ये जल रोधी यानी कि वाटर प्रूफ हो जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, वो भी किसके कारण होते हैं? इसी परिसज्जा के कारण, परिष्करण या फिनिशिंग के कारण। इतना ही नहीं, कुछ कपड़े जो होते हैं वो मोथ प्रूफिंग भी होते हैं, यानी उन पर कीड़े भी नहीं लगते हैं। वो भी किसके कारण होता है? परिसज्जा के कारण ही होता है। जो परिष्करण अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं उसे हम कहते हैं नियमित। यहाँ देखिए बच्चों, एक चीज़ नोट करना बहुत ज़रूरी है कि परिसज्जा भी अलग अलग तरह की होती है। जो परिसज्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो परिष्करण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कपड़ों के लिए, अत्यंत आवश्यक होता है, करना ही होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नियमित यानी कि रूटीन फिनिशिंग। ठीक है, अब क्या होती है रूटीन फिनिशिंग? देखिए, कपड़ा जो फैक्ट्री से निकलकर बाहर आता है करघे से, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, उस पर दाग होते हैं, धूल मिट्टी होती है, चिकनाई होती है। तो ऐसा गंदा कपड़ा हम कभी भी खरीदना नहीं चाहेंगे। अगर आप मार्केट में गए और आपको शॉप पे कोई ऐसा कपड़ा दिखाई दे जिसका आपको कलर भी अच्छा लग रहा है, टेक्सचर भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वो गंदगी से भरा हुआ है, तो क्या आप खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं नियमित यानी कि रूटीन या जो परिष्करण आवश्यक है। उसको साबुन के घोल से धोना, सोडा के घोल से धोना, ब्रशिंग करना, अलग अलग परिसज्जाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि हमारे पास जो कपड़ा आए बिल्कुल साफ़ सुथरा आए और हम उसे आसानी से खरीद सकें, क्योंकि गंदा कपड़ा तो कोई भी नहीं खरीदना चाहता। तो परिष्करण टिकाऊ भी होते हैं। देखिए, अब ये जो परिसज्जा है, परिष्करण है, ये दो तरह की होती है। कुछ होती हैं जो टिकाऊ होती हैं। टिकाऊ से हमारा क्या आशय है यहाँ पे? ड्यूरेबल, है ना, यानी जो
धोने अथवा ड्राई क्लीन करने पर ख़राब नहीं होते, जैसे डाई करना अथवा इसका नवीनीकरण करना। देखिए कुछ परिष्करण ऐसे होते हैं जिन्हें हम धो दें या जिनको हम ड्राई क्लीन करवा दें तो उनकी जो परिसज्जा है वो दोबारा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ परिसज्जा ऐसी होती है, कुछ रंग ऐसे होते हैं जो धोने के बाद ड्राई क्लीन के बाद ख़राब नहीं होते हैं। देखिए हम बात करें मांड लगाना या जिसे हम कहते हैं स्टार्च करना या नील चढ़ाना, ये कैसी परिसज्जाएं हैं जिन्हें बार बार किया जाता है। देखिए दो तरह की परिसज्जाएं हैं। पहली ये है जिन्हें हमने एक बार कर दिया, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि वो धोने के बाद और ड्राई क्लीन के बाद वो परिसज्जा है वो ख़राब नहीं होती। जैसे हम कहें कुछ कपड़ों का जो रंग होता है वो पक्का होता है, धोने से वो नहीं निकलता, तो बार बार उनको रंगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मांड लगाना या स्टार्च लगाना क्यों किया जाता है? कपड़े को कड़ा करने के लिए। आपने देखा होगा कुछ साड़ियाँ, कुर्ते पजामे, उनका जो स्टफ़ होता है उनको स्टार्च लगाने की या मांड लगाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो कड़क हो जाए एकदम, है ना। लेकिन ये जो परिसज्जा है ये बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि हम जैसे ही वस्त्र को धोते हैं, हमने उसको पहना तो वो जो स्टार्च होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी वो केवल एक बार के लिए ही होता है। हर बार हमें उसे धोने के बाद उसको स्टार्च करना ही पड़ेगा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है नील चढ़ाना, जिसे हम कहते हैं ब्लूइंग। देखिए आपने देखा होगा आपके घर पे भी सफ़ेद कपड़ों पर नील चढ़ाया जाता है ना, उनको नील दिया जाता है। तो क्या ऐसा है कि हमने केवल उनको एक बार नील दे दिया और उसको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, हमें उन्हें हर बार नील चढ़ानी पड़ती है। तो इसी को हम कहते हैं दो तरह की परिसज्जाएं, एक वो जो हमें एक बार ही करनी पड़ती है और एक वो जो हमें बार बार करनी पड़ती हैं। अब हम बात करें तो कार्यों के आधार पर, यानी डिपेंड्स ऑन वर्क, कौन कौन से हैं परिष्करण? रूप रंग में परिवर्तन, यानी कि कपड़े का जो अपीयरेंस है, उसका जो रूप रंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है इस प्रकार की परिसज्जा से। उसमें पहले नंबर पे है सफाई करना। अब चाहे साबुन के घोल से धो रहे हैं हम या सोडा के घोल से धो रहे हैं, देखिए अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, उन पे अलग अलग तरह की परिसज्जा की जाती है, ठीक है। और उनको कई बार ब्रश लगाकर रगड़ कर भी साफ़ किया जा रहा है या उनकी ब्लीचिंग की जा रही है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर पर भी ब्लीचिंग करते हैं, है ना। ये विशेषकर किस लिए की जाती है? कई बार जब हमें कपड़े का रंग निकालना होता है उसके लिए की जाती है, ठीक है। सीधा करना और चिकना बनाना, यानी कि कैलेंडरिंग और टेंटरिंग। देखिए क्या होता है, जब कपड़ा फैक्ट्री में बनता है या करघे पे तैयार होता है तो उसका जो शेप है वो बिगड़ जाता है। कहीं से वो लंबा हो रहा है, कहीं से छोटा हो रहा है, चौड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो उसको एकदम सीधा करने के लिए उसको बड़ी बड़ी मशीनों से, जिसे हम कहते हैं रोलरों के बीच में से गुजारा जाता है और उसको दबाव दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल सही शेप में आ जाए और उसकी सतह को चिकना बनाया जाता है। क्योंकि खुरदुरा कपड़ा जो होता है उसे लोग पसंद नहीं करते हैं, है ना। हमें कपड़े की सतह चिकनी चाहिए होती है, तो कपड़े की जो सतह है उसको चिकना बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों में से, रोलर्स के बीच में से, गरम गरम रोलर्स के बीच में से उसको निकाला जाता है। तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे रोए चिपके होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उसकी सतह चिकनी हो जाती है। और है उसकी बुनावट में परिवर्तन, यानी कि स्टार्च करना अथवा सेरिस लगाना, विशेष कैलेंडरिंग करना, यानी कि जिसकी हमने अभी भी बात की थी, जो स्टार्चिंग की प्रक्रिया है वो घर पे भी होती है और फैक्ट्रीज़ में भी होती है। उसके बाद है प्रयोग में परिवर्तन। देखिए प्रयोग में परिवर्तन से हमारा आशय क्या है? हम अपने चारों तरफ जितने भी कपड़े देखते हैं वो अलग अलग प्रयोग के होते हैं। एक ही कपड़े को हम सभी प्रयोगों में नहीं ले सकते। हम नहाने के बाद जिस टाल का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग हम घर की साफ़ सफाई के लिए या वस्त्र पहनने के लिए या फिर हम यूँ कहें कि पर्दे बनाने के लिए नहीं कर सकते। जिस कपड़े का प्रयोग हम पर्दे के लिए या बेडशीट के लिए कर रहे हैं उसका प्रयोग हम नहाने के बाद टाल के रूप में नहीं कर सकते। या जिस कपड़े का प्रयोग हम पहनने के लिए कर रहे हैं हम उसका स्कूल बैग नहीं बना सकते, क्योंकि जो स्कूल बैग होता है उसका कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, भारी होता है, और हमने अगर पहनने वाले कपड़े का स्कूल बैग बना लिया तो वो हमारी किताबों और कॉपियों के भार को नहीं झेल पाएगा, फट जाएगा। इसलिए हमारे चारों तरफ जितने भी कपड़े होते हैं उनका अलग अलग प्रयोग होता है।
धोना और पहनना, स्थायी प्रेस, जल विकर्षक अथवा जल रोधक, शलभ अभेद्य, अग्निमंदक अथवा अग्निरोधक, सिकुड़न मुक्त है, सेंफराइजेशन। देखिए ये अलग अलग प्रयोग है जो किसका परिणाम है, अलग अलग परिसज्जाओं का। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हमने डायरेक्ट धोया और हम पहन सकते हैं, जिसको हमें बार बार प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे कपड़े जो होते हैं उन पर सलवटें नहीं आती हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो सिकुड़न विरोधी होते हैं, यानी कपड़ों पर इस तरह की परिसज्जा कर दी जाती है कि वो धोने के बाद सिकुड़े नहीं। लेकिन कुछ कपड़े आपने देखा होगा जो घटिया क्वालिटी के होते हैं, जैसे ही हम उन्हें धोते हैं तो वो श्रिंक हो जाते हैं और बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, परिसज्जा के कारण होता है। अगर उस पर अच्छी परिसज्जा की हुई है, अच्छा फिनिशिंग है, अच्छा परिष्करण है, तो वो कपड़े धोने के बाद सिकुड़ते नहीं हैं। कुछ कपड़े केमिकल्स का यूज़ कर कर एक परत लगाकर उनको फायर प्रूफ बनाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आग नहीं पकड़ते, ये भी किसके कारण होता है, परिसज्जा के कारण होता है। और कुछ कपड़ों पर ऐसी फिनिशिंग की जाती है जिससे उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये सारी फिनिशिंग किसके बेस पे है, उनके प्रयोग में परिवर्तन करने के लिए की जाती है। उसके बाद है रंगों से परिष्करण। अब देखिए क्या होता है कि कपड़े का जो हम चयन करते हैं, फिर चाहे हम उसे हमारे ड्रेसेस के लिए कर रहे हैं या घर के किसी भी उपयोग के लिए कर रहे हैं, जो कलर होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम जब भी मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है सामने आता है वो क्या होता है, कपड़े का रंग, कि हमें कौन से कलर का कपड़ा लेना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी कलर का कपड़ा उठा के चले आते हैं। जो रंग है वो कलर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो हमारी ड्रेस हो, बेडशीट हो, हमारे कर्टन्स हो या कोई भी प्रयोग क्यों ना हो। तो जो पदार्थ कपड़े को इस तरह रंगते हैं कि आसानी से रंग नहीं निकलता, उन्हें डाई कहते हैं। देखिए अलग अलग तरह के पदार्थ होते हैं कपड़ों के रंगने के लिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हमने अगर कपड़े को रंग दिया तो वो रंग फिर कभी भी नहीं निकलता, यानी बहुत पक्का होता है, मजबूत होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे कपड़े को रंगने के बाद वो रंग निकल जाता है। डाई करने का तरीका रेशे और डाई की रासायनिक प्रकृति और वांछित प्रभाव पर निर्भर करता है। देखिए किस कपड़े पे डाई करनी है, कैसी डाई करनी है, किस केमिकल का प्रयोग करना है, ये सारी बातें अलग अलग होती है, क्योंकि रेशा कैसा है, उससे बनने वाला सूत कैसा है, कपड़ा कैसा है ना, डाई की रासायनिक प्रकृति कैसी है, ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती है डाई करते वक्त, यानी रंगने के समय। रंग चढ़ाने का काम निम्नलिखित स्तरों पर हो सकता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि कपड़ों पर जो रंग चढ़ाया जाता है वो अलग अलग स्तरों पर चढ़ाया जाता है। पहले नंबर पे है रेशे का स्तर। आपको याद होगा मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था लर्न करने के लिए, FYF, यानी कि सबसे पहले हमारा था फाइबर, फाइबर से हमने बनाया यान यानी कि सूत, और यान से फिर हमारा बना फैब्रिक। तो यहाँ पे भी हम जो लर्न कर रहे हैं वो इसी तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे F यानी कि फाइबर, रेशे के स्तर पर हम उसको रंग रहे हैं। तो विभिन्न रंगों के सूत अथवा डिज़ाइन वाले नमदा फेल्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि कई बार हम रेशे को ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, उनसे सूत नहीं बनाते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया में हम जब रेशा होता है उसी को रंग लेते हैं। उसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था फेल्ट, यानी जिसे हम कहते हैं नमदा, है ना। और कई बार हमें जो सूत होता है वो अलग कलर का चाहिए होता है, तब भी हम रेशे को रंग देते हैं। अब उसके बाद वाई यानी कि सूत स्तर पर बुने हुए चेक, धारीदार अथवा अन्य बुने हुए पैटर्न के लिए, जब हमें कपड़े में अलग अलग तरह के चेक, धारियाँ, अलग अलग तरह के पैटर्न चाहिए होते हैं तो हम उसको सूत के लेवल पे रंग देते हैं। और कपड़े के स्तर पर पक्की रंग या डाई के लिए सर्वाधिक सामान्य विधि है, जैसे डिज़ाइन रंजन के बाटिक, टाई एंड डाई और प्रिंटिंग। देखिए कपड़े के स्तर पर ये बिल्कुल कॉमन है, लगभग ऐसा ही किया जाता है। और इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। टाई एंड डाई जिसे हम कहते हैं बंदेज, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राजस्थान में ही नहीं, आज पूरे विश्व में ही जो बंदेज है यानी कि जिसे हम कहते हैं टाई एंड डाई, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। टाई एंड डाई बच्चों देखिए नाम से ही स्पष्ट है, टाई यानी कि बांधना और डाई यानी कि रंगना। इसमें क्या किया जाता है, एक कपड़ा लेकर उसे अलग अलग जगहों से बांध दिया जाता है किसी भी चीज़ का प्रयोग करके। कई बार हम उसमें घर में जो उपयुक्त सामग्री
है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने जो राजमा है या छोले हैं या कोई भी ऐसी दाल ले ली और कपड़े में अलग अलग जगह पर अलग अलग दूरी पर समान दूरी पर हमने उसको धागे से बांध दिया। हम सिक्के भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, चावल के दाने ले लिए, अब हमने उस कपड़े को बांध लिया और हमने उसको रंग में डुबो दिया। फिर क्या होता है, जहाँ पर धागा बंधा हुआ होता है वहाँ पर कलर या तो कम चढ़ता है या चढ़ता नहीं है और बहुत एक सुंदर सा डिज़ाइन तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं बंदेज, है ना। और इसमें क्या आता है, बाटिक, ये अलग अलग छपाइयों के प्रकार हैं। और प्रिंटिंग, देखिए ये जो छपाई होती है, प्रिंटिंग होती है, ये मशीनों से भी की जाती है और हाथों से भी की जाती है। छपाई यानी प्रिंटिंग जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे हैं, ये डाई यानी कि रंग करने की सबसे उन्नत अथवा विशिष्ट विधि है। इसमें रंगों का स्थानीयकृत अनुप्रयोग होता है जो डिज़ाइन तक ही सीमित होता है। देखिए पहले क्या होता था, जो घर में सामान है जैसे हल्दी है या चुकंदर का जो रस है उसके रंग से ही कपड़े को रंगा जाता था। लेकिन ये जो रंग है ये परमानेंट नहीं होता, वो जल्दी निकल जाता था। तो बाद में धीरे धीरे फिर केमिकल्स का प्रयोग करके कपड़े को रंगा जाने लगा जो कि स्थायी था। प्रिंटिंग में विशेष उपकरणों का प्रयोग होता है जिससे रंग केवल विशिष्ट क्षेत्रों तक ही पहुँच पाते हैं। यानी कि ऐसे अलग अलग तरह के उपकरण यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग मशीनें आ गई हैं कि हमें जिस पर्टिकुलर एरिया पे कलर चाहिए वहीं कलर आता है, जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ नहीं आता है। इसलिए इससे कपड़े पर कई रंगों का उपयोग किया जा सकता है। यानी ये हमारे ऊपर है कि हम कपड़े को एक ही रंग में रंगना चाहते हैं, दो में, या मल्टी कलर्ड उसको बनाना चाहते हैं। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आजकल मार्केट में न्यू मशीन्स आ गई हैं, न्यू टेक्निक्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे जो प्रिंटिंग है, छपाई है, वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। ब्लॉक, स्टेंसिल अथवा स्क्रीन जैसे हाथ के उपकरणों द्वारा प्रिंटिंग की जा सकती है। और औद्योगिक स्तर पर अगर हम बात करें तो रोलर प्रिंटिंग अथवा ऑटोमेटिक स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। देखिए आपने देखा होगा ये जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्या आपने कभी देखी है ब्लॉक प्रिंटिंग? देखिए क्या होता है, जब भी कोई मेला है या ऐसी कोई प्रदर्शनी है तो उसमें वहाँ पर लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनसे हाथों पर मेहंदी छापी जाती है। यानी कि वो मेहंदी नहीं होती लेकिन लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनमें कुछ छेद होते हैं, कुछ डिज़ाइन बनी होती है, उनको फिर रंग पर उसको प्रेस किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमें कहीं स्टैंप लगानी होती है तो स्टैंप पैड होता है ना, बिल्कुल ये उसी की तरह होती है। तो जैसे हम स्टैंप भी लकड़ी की होती है, स्टैंप को हमने स्टैंप पैड पे रखा, स्टैंप से मेरा आशय यहाँ पे मोहर से है, कहीं हमें मोहर लगानी होती है तो जो लकड़ी की मोहर है हमने उसको स्टैंप पैड पे रखा और हमने कागज़ पर मोहर लगा दी। बिल्कुल उसी तरह से होता है। जो ब्लॉक होता है लकड़ी का बना हुआ होता है, उसको रंग वाला जो पैड होता है उस पर रखा और जब हम हाथ पे उसको इस तरह से छाप देते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेहंदी का डिज़ाइन तैयार हो गया है। लेकिन क्या होता है, वो थोड़ी देर बाद पसीने से या पानी से धोने के बाद निकल जाता है। उसी तरह से होती है हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, उनमें डिज़ाइन बनाई जाती है और फिर उस डिज़ाइन को, उस लकड़ी के ब्लॉक को, ठप्पे को रंग में डुबाकर कपड़े पर ठप्पा बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, एक स्क्रीन प्रिंटिंग भी होती है। उसमें क्या होता है, लकड़ी का एक फ्रेम होता है, उस पर डिज़ाइन बनी होती है, फिर कपड़े पर एक विरोधी परत डाल दी जाती है, जहाँ जहाँ पे हमें डिज़ाइन नहीं करना वहाँ पर मोम की परत लगा दी। फिर उसके बाद एक लकड़ी का और रबड़ का बना हुआ एक स्टैंड होता है जिससे हमने उसको खिसका के जहाँ जहाँ कलर देना है दे दिया और फिर बाद में उस मोम की परत को गर्म पानी में डुबोकर हटा दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो रंग आ जाता है वो ठंडे रंग से रंगा जाता है क्योंकि मोम की परत हटने का खतरा रहता है। तो ये अलग अलग तरह की प्रिंटिंग है। अगर हम औद्योगिक स्तर पर बात करें तो आज का रोलर प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक और स्क्रीन प्रिंटिंग की जाती है। तो ये थी हमारी अलग अलग तरह की परिसज्जाएं। हमने जाना क्यों की जाती है और कैसे की जाती है और किस स्तर पर की जाती है। अब हम करते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी। आपको कपड़ों के कोई भी 5 लेबल इकट्ठे करने हैं और हमने जो जानकारी ली है उससे उसका मिलान करना है जितना भी हमने अब तक अध्ययन किया है। बहुत इजी और सिंपल सी एक्टिविटी है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कपास की और लिनन की। हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण रेशों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।